आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज वेब सीरीज काला। ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे आई है। ये वेब सीरीज में आपको थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप आखिर तक ये सीरीज देखते हो आपको बहुत मजा आएगा। हमने पूरी सीरीज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। कहानी शुरू होती है और हमको 1988 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर बांग्लादेश बॉर्डर में एक बम फूटती है। उसी के साथ ही साथ कुछ लोग और 11 जवान मारे जाते हैं। ये पूरे कांड का इंजाम एक ऑफिसर पे जाता है जिसका नाम होता है सुवेंदु मुखर्जी, पर वो कैसे भी उधर से भाग निकलता है। उसकी ये खबर अखबार में भी आई थी। एक आदमी उस अखबार वाले को टॉर्चर कर रहा था कि किसने बोला ये अखबार को छापने के लिए। तब वो अखबार वाला बताता है कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आर्मी वालों पे गोली चलाया था। असलियत में वो टॉर्चर करने वाला और कोई नहीं, सुवेंदु अधिकारी होता है। कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। फिर हमको एक आईबी के ऑफिसर ऋत्विक को दिखाया जाता है, जो कि अभी कुछ गुंडों के गिरफ्त में है। वो लोग उसको बहुत मार रहे थे और उसके जोड़ीदार को भी उन्होंने पहले ही मार दिया। तभी उधर बाकी एजेंट्स आ जाते हैं और ऋत्विक को कैसे भी उधर से बचा लेते हैं। फिर हम एक लड़की और उसके दोस्त को देखते हैं और उनका फुटबॉल कोच उनको बदतमीजी से छू रहा था। तभी वो लड़की उस कोच को बहुत मारता है और उनका वीडियो बना लेता है। उस लड़की की पिता भी आईबी के लिए काम करते हैं एज ए इन्फॉर्मर और उसकी लड़की का नाम होता है अलोका। ऋत्विक फिर लोकेशन से ऑफिस पहुंचता है और एक बिजनेसमैन के बारे में बताता है कि ये रिवर्स हवाला करता है। इस धंधे से वो बहुत काला धन को व्हाइट कर रहा है, इसलिए वो उस अड्डे पे गया था पता करने के लिए। इसके वजह से उसका एक एजेंट भी मारा गया। अगले दिन ऋत्विक को पता चलता है वो बिजनेसमैन जिसका नाम नमन आर्या होता है, उसका काला धन कुछ एम्बुलेंस में जा रहा है। फिर क्या वो एम्बुलेंस का पीछा करता है और उनको पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ आलोका का मैच चल रहा है। उस समय उसके पिता आए थे उसको चेयर करने के लिए, पर दो आदमी आके उसके पिता को कुछ गले में इंजेक्ट करके उधर ही मार के चले जाते हैं। फिर हमको पास्ट में 1988 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स को एक मिशन के लिए भेजा जा रहा था। मिशन का नाम था ऋषिकेट। सोल्जर्स एक अड्डे पे पहुंचते हैं और आतंकवादियों को मार के लोगों को टनल से निकाल रहे होते हैं। वो टनल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक इलीगल ट्रेड होने का एक जरिया था। फिर हम देखते हैं टनल के अंदर एक लड़का फंस गया होता है। उधर सुवेंदु कोशिश करता है उसको बचाने की, पर उससे पहले ही आर्मी चीफ बॉम्ब फोड़ देते हैं और पूरा टनल जैम हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं ऋत्विक ने एम्बुलेंस पकड़ लिया था और उसमें से काला धन भी उसने जब्त कर लिया था। फिर हम आलोका को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पापा के क्रियाक्रम कर रही थी। फिर हम एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर सीएम आई हुई थी। ऋत्विक अपने रिपोर्टर दोस्तों का मदद लेके उधर एंट्री करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। ऋत्विक ने सीएम को एम्बुलेंस में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सब कुछ बताया। तभी उधर ऋत्विक का सीनियर ऑफिसर राकेश आता है और उसको उधर से खींच के लेके जाता है और बोलता है यू हैव टू नो मी, कि तुम क्या कुछ कर रहे हो इधर आके, ये तुम्हारा कोई पर्सनल केस नहीं है। ऋत्विक तो बोलता है मैं तो नमन आर्या के बारे में उनको सारी डिटेल्स दे रही थी। राकेश बोलता है ये इतना आसान नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि नमन आर्या और सीएम साहिबा एक साथ ही शादी अटेंड कर रहे हैं और दोनों को देख के लग रहा था कि उनमें अच्छा बॉन्डिंग है। फिर अगले दिन हम देखते हैं एम्बुलेंस से निकले गए उन पैसों का लिंकअप करने के लिए ऋत्विक ने कुछ बैंकर्स को बुलाया था और बोला था इसमें तुम मनी ट्रेन ढूंढ के दिखा रहे हो कि नमन आर्या के साथ इनका क्या रिश्ता है, और उनको सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिया जाता है और बोला जाता है कि आपके फोन भी ट्रैक करे जाएंगे। आपको 2 हफ्ते की टाइम दिया जाता है, आप अपने फैमिली के साथ सिर्फ एक बार ही बात कर सकते हो, वो भी ट्रैकेबल है। आगे हम देखते हैं नमन आर्या को किसी औरत का कॉल आता है जो कि डायरेक्ट न्यूयॉर्क से था। वो औरत कॉल में बताती है बेटा तुमको अभी अरेस्ट किया जाएगा, तुम अच्छे से कोऑपरेट करना, मैं तुमको जल्द ही निकाल लूंगी। और वही होता है, पुलिस आके नमन आर्या को अरेस्ट करते हैं। और पुलिस स्टेशन के बाहर जब रिपोर्टर की भीड़ थी उसमें से एक रिपोर्टर आके ऋत्विक के शर्ट पे एक लेटर चिपका के चला जाता है। वो लेटर और किसी ने नहीं, आलोका के पिता ने ही भेजा था। फिर से हम 1988 का समय देखते हैं जहाँ पर सुवेंदु और बाकी सोल्जरों का गाड़ी रोक के उन पे बांग्लादेश बॉर्डर पे अटैक किया गया था। सब लोगों को मार दिया जाता है, सिर्फ सुवेंदु बच जाता है और पूरा इंजाम आता है सुवेंदु के ऊपर। वो सारे आदमी सुवेंदु के घर में जाते हैं, पर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बन के जाते हैं। जिसने सुवेंदु को फंसाया था बलवर सिंह राणा, वो सुवेंदु के पत्नी को बोलती है सुवेंदु को तो देशद्रोह करार दिया गया है, आप भी इधर सेफ नहीं हो, अपने बच्चे के साथ इधर से जल्द ही चली जाइए, और अगर सुवेंदु आपके साथ कांटेक्ट करे हमको जरूर बताइएगा। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में। नमन आर्या को पुलिस स्टेशन में लाया गया था, पर उनकी बेल की बात चल रही थी और ऋत्विक के 2 दोस्त कुछ लिंक मिलने की वजह से शिलीगुड़ी गए थे। उनको लॉकर रूम से 2 पेन ड्राइव मिलते हैं। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर नमन आर्या को छोड़ने के लिए नारे लग रहे थे और जुडिशियल से बेल पेपर आ गया था नमन आर्या को छोड़ने के लिए। और शिलीगुड़ी में वो 2 ऑफिसर पेन ड्राइव के बारे में पता कर रहे थे कि ये लॉकर किसका है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 2 ऑफिसर शिलीगुड़ी में इसलिए हैं क्योंकि ऋत्विक को सीक्रेट टिप मिला था पुलिस स्टेशन के बाहर कि शिलीगुड़ी में ही राज दफन है। फिर से हम लोग 1988 का समय देखते हैं जब ऋत्विक के पापा को देशद्रोही करार दिया गया था। तभी एक दिन रात को सुवेंदु आता है और अपने बेटे से बोलता है मैं जरूर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार करना। फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है और प्रेजेंट डे में हमको पता चलता है ऋत्विक के पिता सुवेंदु अधिकारी ही है आलोका के पिता, जो कि शिलीगुड़ी में आके भेष बदल के रह रहे थे और वो आज इस
दुनिया में नहीं रहे क्योंकि उनको पॉइजन इंजेक्ट करके मार दिया गया। ये सब कुछ ऋत्विक को उस लॉकर रूम से ही पता चला क्योंकि लॉकर रूम के अंदर उसकी और उसकी पूरी फैमिली की एक फोटो थी, यहाँ पर शुभेंदु भी था। और जब लोकल से इंक्वायरी किया जाता है तब वो आलोका के पिता निकलते हैं जो कि भेष बदल के इधर रह रहे थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में। फिर हमको दिखाया जाता है 1995 का समय, जहाँ पर शुभेंदु फरार होने के बाद दर दर भटक रहा था अपने असली आइडेंटिटी छुपा के। उसके दिमाग में खून सवार था जिन्होंने उसके सोल्जर दोस्तों को मारा और आज उसको उन लोगों की वजह से एक देशद्रोह करार दिया गया। वो धीरे धीरे उन लोगों के बारे में पता करते हैं, उनमें से तो वो 2 लोगों को मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में। हम देखते हैं ऋत्विक आलोका के घर गया था। उसको जब सब कुछ पता चलता है कि उसके पिता का और एक परिवार था और उनकी एक बेटी भी है, वो अंदर से टूट जाता है कि इतने सालों तक उन्होंने अपनी असली परिवार से कोई लिंकअप नहीं रखा और इधर आके खुद की एक परिवार बसा ली। फिर हम देखते हैं नमन आर्य के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बेल हुआ था कि उसको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। उधर ऋत्विक उसका पिता का नाम ले लेता है कि तुम शुभेंदु अधिकारी को कैसे जानते हो। नमन आर्य तो पहचानने से मना कर देता है, पर ये बात जब वो अपने माँ को बताता है वो थोड़ा शॉक में चली जाती है। फिर ऋत्विक लोकल लोग और पुलिस की मदद लेके कुछ लड़कों को बुलाते हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी के साथ रेगुलरली घूमा करते थे। उन बच्चों पे जब ऋत्विक प्रेशर बनाता है तब वो लोग बोलते हैं हम तो उनको आदिनाथ के नाम से जानते थे, असलियत में ये बच्चे हैकर्स होते हैं और शुभेंदु ने इनको हायर किया था एक सीक्रेट कॉलिंग प्रोसेस बनाने के लिए, यहाँ पर से उन लोगों को कोई ट्रैक न कर पाए और इजीली कम्युनिकेशन हो सके। तो ऋत्विक को तब पता चलता है कि उसके पिता ही उसको कांटेक्ट करते थे नमन आर्य के बारे में सारे लिंकअप देने के लिए। मतलब ऋत्विक का इन्फॉर्मर और कोई नहीं, उसका अपना पिता होता है। फिर ऋत्विक अपने पिता के श्राद्ध में जाता है और आलोका को सब कुछ खुल के बताते हैं कि कैसे आज से बहुत सालों पहले उनको देशद्रोह करार दिया गया। मुझको तो ये भी नहीं पता था मेरे पापा जिंदा है या मर गए। हमारे ऊपर टॉर्चर भी होता था कि हम लोग एक देशद्रोही फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज इतने सालों बाद मुझे क्या पता चलता है मेरे पापा भेष बदल के इधर आदिनाथ बन के रह रहे थे और उनकी एक बेटी भी होती है। आलोका तब बोलती है ये जितना तुम्हारे लिए भी शॉकिंग है मेरे लिए उतना ही है। मेरे पापा कुछ गलत नहीं कर सकते, वो बहुत ही सीधे आदमी थे। थोड़ी देर में ऋत्विक को पता चलता है शुभेंदु के पोस्टमार्टम में पॉइजन निकला है, मतलब उनको पॉइजनेट करके ही मारा गया है। ये सुन के आलोका रोने लगती है। फिर अगले दिन ऋत्विक और उसकी टीम एविडेंस के साथ उधर से निकल रहे थे, तभी अचानक ही गाड़ी में पहुंचने से पहले गाड़ी ब्लास्ट करता है और सारे एविडेंस उधर मिट जाता है। पर थैंकफुली कोई इंजर्ड नहीं हुआ था और ऋत्विक और भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ इधर आ पहुंची थी अपने पति की मौत की खबर सुनकर। फिर हम पास्ट में बलवंत सिंह राणा का हिस्ट्री देखते हैं जो कि तीनों युद्ध लड़ा था, पर वो तीनों में ही कैसे न कैसे वो बच जाता है। वो जंगल में लैंड माइन से बच जाता है, वो कभी न कभी कोई टेररिस्ट अटैक में भी बच जाता है। इसके वजह से वो अपने किस्मत पे बहुत मानता था। उसकी लास्ट पोस्टिंग बीएसएफ में होता है और एक दिन जब पोस्टिंग के दौरान वो ट्रक से जा रहा था तब इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में उस टनल में वो इलीगल एक्टिविटी होते हुए देखता है और उन लोगों को रोक के वो पूछताछ करता है। तभी उधर एक लड़का आता है जो कि राणा से अच्छे से बात करता है, उसको पैसे ऑफर करता है, पर राणा पैसे नहीं लेता। वो लड़का बोलता है इससे हमारा रोटी रोजी चलता है, इन लोगों को काम मिलता है, खाना मिलता है, लोग खुशहाली से रहते हैं। मानो उसकी बातों पे राणा मोहित हो जाता है। फिर देखते ही देखते वो लोग मिलने लगते हैं और बहुत ही करीब आने लगते हैं और राणा उस लड़के से बहुत प्यार करने लगता है। वो लोग एक साथ समय बताते हैं, दिन रात एक साथ ही होते हैं। वो लोग जब एक दिन दारू पी के एक साथ ऐश कर रहे थे तब उनको बीएसएफ के हायर अथॉरिटी देख लेते हैं। असलियत में हायर ऑफिसर भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था और वो बहुत पैसा खाता था। उसको लगने लगा कि ये दोनों एक साथ मिलके मुझको क्रॉस करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। वो ज्यादा देरी न करके राणा के आशिक को झूठी केस में जेल में डाल देता है और बहुत मारता है। और जब राणा को ये बात पता चलता है वो सीधा ऑफिसर के घर जाता है और उनके पत्नी के ऊपर शराब डाल के आग लगाने की धमकी देता है। वो ऑफिसर बहुत डर जाता है और आखिर में राणा के आशिक को उसको छोड़ना पड़ा। फिर हम वही टाइम देखते हैं जहाँ पर टनल को ब्लास्ट किया गया था। आतंकवादियों ने तो वो टनल को घेर के रखा था, उसमें से राणा का आशिक भी होता है। आर्मी ऑफिसरों ने उसके आशिक को भी मार दिया था और उसी का ही बदला लेने के लिए राणा ने पूरे आर्मी के 11 जवानों को मार दिया था और उसमें से जब शुभेंदु बच जाता है उसके ऊपर पूरा इल्जाम लगा दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होते हैं। हम देखते हैं सॉलिड एविडेंस के वजह से ऋत्विक ने नमन आर्य को अरेस्ट कर लिया था और नमन आर्य साथ ही साथ न्यूयॉर्क में अपनी माँ से कंटिन्यूअसली बात करता रहता है और इधर का सारा अपडेट वो उनको बताता रहता है। ऋत्विक अपने पापा को लेके बहुत परेशान हो रहा था। तभी आलोका का कॉल आता है और बोलता है मैंने अपने पापा के वार्डरोब में देखा कि कुछ फोटोज है जहाँ पर तुम्हारे भी बचपन की कुछ फोटोज है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो तुमको हैंड ओवर कर दूं। आज क्या मिल सकते हैं? ऋत्विक उसके घर में ही उसको मिलने के लिए बुलाता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं देखता है घर के आजू बाजू में पूरा नोट से भरा हुआ है और एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये बोला जाता है तुम जल्दी घर से निकलो, तुमको फंसाया जा रहा है, 2 मिनट में पुलिस अंदर आ जाएगा। फिर ऋत्विक और आलोका उधर से भागने लगते हैं। फिर से कहानी पास्ट में शिफ्ट होता है। हमको दिखाया जाता
जाता है। दार्जिलिंग में शुभेंदु एक बार राणा पे भी अटैक किया था, पर वो उधर से बच के निकल गया था। बलबीर ने फिर सारा धंधा इधर बंद करके विदेश जाने का फैसला किया और जाते टाइम हम ये भी देखते हैं कि बलबीर का एक बेटा भी होता है। असलियत में वो अपने शादी से खुश नहीं था, सोसाइटी में एक इमेज बनाने के लिए उसने शादी किया था और जाते टाइम अपने बेटे को भी वो अपने साथ लेके जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 1999 लंदन में, जहाँ पर हम बलबीर को एक लड़की का रूप लेते हुए देखते हैं। वो एक कत्ल करता है और उसके बाजू में उसका बेटा खड़ा हुआ था। फिर प्रेजेंट डे में कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि ऋत्विक पे केस चल रहा है कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं नमन आर्या जिससे बात करती है न्यूयॉर्क में, वो और कोई नहीं, वो बलबीर होता है। ऋत्विक छुपने के लिए अपने दूसरे ऑफिसर के घर जाता है, पर उधर भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ऋत्विक को उधर से भी भागना पड़ता है। ऋत्विक तब अपने ऑफिस पे कॉल करता है, बोलता है मेरे कंप्यूटर को चेक करो और मुझे उधर से डेटा भेजो। तब उसकी एक ऑफिसर बताती है सर आपके कंप्यूटर में तो कोई डेटा ही नहीं है, इसको बाहर से डिलीट करा गया है और हमारे सारे कंप्यूटर का एक्सेस सीनियर ऑफिसर राकेश सर के पास रहते हैं। ऋत्विक को तब उन पे शक होता है और उसको वो किडनैप कर लेते हैं। बंदूक के नोक पे रख के पूछने लगते हैं सर आप भी उनसे मिले हुए हो ना। राकेश बताता है मैंने तुम्हारे लिए कितना रिस्क लिया है, मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ा हूँ और तुम आज मुझ पे ही शक कर रहे हो। फिर हम देखते हैं दो बाइक्स उन पे हमला करने लगते हैं। अटैक में राकेश सर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और ऋत्विक को भी गोली लगता है। ऋत्विक राकेश सर के लिए एम्बुलेंस कॉल करके खुद उधर से भागने लगता है। फिर पास्ट में सीन शिफ्ट होता है और हम लंदन में देखते हैं राणा करीम से मिल रहा होता है जो कि उसका पुराना साथी था। वो करीम को बोलता है अब तुमको इंडिया में पूरा बिजनेस देखना पड़ेगा, हम लोगों ने इतने साल काम किया है और अभी मैं इंटरनेशनली पैसा घुमाऊंगा, एक कंपनी रजिस्टर करके मेरे बेटे के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट करूंगा और हम इतने पैसे कमाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। जब करीम मना कर देता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, तब राणा बोलता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है, नहीं तो तुमको कटवा के फेंक दूंगा, मेरा इतना पहुंच है इंडिया में। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं ऋत्विक बहुत घायल है। उसने बेहोश होने से पहले आलू काकू और उसके फ्रेंड्स को कॉल कर दिया था, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और सब लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उधर करीम आता है और वो आके बोलता है शुभेंदु के मरने के बाद मैं ही तुमको कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था बलवर के हर एक लोकेशन का। इसने ऋत्विक का मदद किया था कि उसके घर में पैसे हैं। फिर सीन न्यूयॉर्क में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बलवर शक्ति आर्या बन के न्यूयॉर्क में सिंडिकेट का बिजनेस संभाल रही थी। असलियत में सिंडिकेट सबसे बड़ा होता है, बलवर उनमें से एक मोहरा था जो कि उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। सिंडिकेट की तरफ से बोला जाता है कि एक बड़ा असाइनमेंट है जो तुमको दिया गया है, अगर वो टाइम से पूरा नहीं होता तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ हम लोग क्या करेंगे। फिर हम इधर देखते हैं ऋत्विक के फोन को ट्रैक करते हुए कुछ लोग उधर आते हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग कैसे भी उधर से बचते बचाते भागते हैं। तभी करीम बताता है तुम्हारे पापा ने मेरी मदद किया था आज से बहुत सालों पहले, मेरा भांजा टनल में फंसा हुआ था, वो सिर्फ अकेले सोल्जर थे जो कि उन लोगों को बचाना चाहता था, वो अंदर जाते ही उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था, वो बचा नहीं पाए थे, मैंने वो सब कुछ होते हुए देख लिया था, मैंने सिर्फ उनको मारा था जिन्होंने ट्रिगर दबाया था, बाकी सारे सोल्जर्स को बलवंत के आदमी ने मारा था और मैंने शुभेंदु को जिंदा छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋत्विक की वाइफ और उसकी दोस्त और बाकी जो दो लड़के थे जो शुभेंदु की मदद करते थे, वो हैक करके पता लगाते हैं कि ट्रक कहाँ से निकल रहा है। वो ऋत्विक को कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं पर वो ट्रक खाली होते हैं और ऋत्विक को उधर ही पकड़ लिया जाता है। असलियत में ये एक सोचा समझा प्लान था जो कि ऋत्विक के बीवी ने रचा था। असलियत में वो भी बलवंत से मिली हुई है, वो उन लोगों को ठिकाना लगा देती है। फिर हम देखते हैं ऋत्विक को जहाँ पर अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर रखा गया था उधर राकेश आता है। वो आईबी का कार्ड दिखा के ऋत्विक को उधर से छुड़ा लेता है और करीम बोलता है एक बार मैप दिखाना, अगर वो लोग पेट्रोपोल के लोकेशन से नहीं जा रहे हैं आसपास के कौन से बॉर्डर है। तब उनको पता चलता है आसपास एक ऐसा बॉर्डर है जो कि पिछले दिनों बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर टनल में यूज किया जाता था। तभी करीम बोलता है बलवंत यही टनल यूज कर रहा है मनी को स्मगलिंग करने के लिए। फिर वो लोग वही बॉर्डर पे पहुंचते हैं और उनका शक सही होता है, वो लोग ये बांग्लादेश और इंडिया के टनल यूज कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं राकेश आर्मी चीफ को कॉल करता है और उनसे मदद मांगता है कि इधर हमको जरूरत है, हमने मनी ट्रेल को पकड़ा है। आर्मी की मदद से उस बॉर्डर को कब्जे में लिया जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सीएम ऋत्विक से मिलती है और बताती है तुम मुझे को कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ अगर तुम नमन आर्या का लिंक भी ढूंढ लेते हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब ऋत्विक बोलता है सामने इलेक्शन है मैम, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपके फैमिली के नामों पे बेनामी ट्रांजैक्शन जो कि नमन आर्या के कंपनी से होते हैं, बहुत कुछ पार्लियामेंट पे जा सकता है, पर मैं कुछ नहीं करना चाहता। पर मैं आपसे ये फेवर जरूर चाहूंगा कि नमन आर्या और बलवीर को जरूर सजा मिले और मेरे पापा को नॉन गिल्टी बोला जाए। वो देश के एक सच्चे सोल्जर थे, उन्होंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं किया है। फिर हम देखते हैं नमन आर्या और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और शुभेंदु को नॉन गिल्टी बोल के देश की तरफ से मेडल मिलता है। कहानी तो उधर खत्म होता है।